हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जेके एसएसबी की रैपिड रिकैप सीरीज में जो है इंडियन इकोनॉमी हम सीख रहे थे, जिसमें हमने जीडीपी सीखा। जीडीपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इकोनॉमी ऐसा टॉपिक है, आपको पता ही है कि इसमें पीछे से अगर कुछ नहीं समझा है तो आगे फिर कुछ समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए आपको जुड़े रहना है। हर लेक्चर को जो है पीछे से फर्स्ट लेक्चर से आप जो है इसको देखिए, तब जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सीरीज में लेक्चर आ रहे हैं, इनको सीरीज में लेक्चर्स को आप देखते जाइए, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जीडीपी के बारे में हम देख रहे थे, आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को। जीडीपी क्या है आपको बताया था मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने इस पे डिटेल्ड लेक्चर मेरा आया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर इसी के ऊपर जो है मैंने बनाया था, जिसमें कहा था मैंने आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है, कि एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाली लेकिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, इसमें जो है इसको कैलकुलेट करना है। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, जीडीपी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कितने मेथड्स हैं भाई, कितने मेथड्स हैं? तो पहले हमें हमारे पास इसके लिए जो है मैं कहूंगा आपके इसके लिए 3 मेथड्स हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड्स हैं कैलकुलेशन के लिए हमारे पास। इसके पास सबसे पहला मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। सेकेंड वन मेथड इज इनकम मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। और तीसरा मेथड जो है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के। ठीक है, इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या है एक्सपेंडिचर मेथड, किस तरह से जीडीपी को इसमें कैलकुलेट किया जाता है? तो सबसे पहले हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। हम इसको लेके चलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमी में टोटल खर्च कितना हुआ है भाई। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें कि इकोनॉमी में जो है टोटल खर्च कितना हुआ है। इकोनॉमी में टोटल खर्च कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। टोटल खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इकोनॉमी में। ठीक है, इसको जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, सी क्या है, जी क्या है, आई क्या है। ठीक है, जो सी है यहाँ पे टर्म्स का मतलब, आप सी को समझना है हमें। सी क्या है, सी हियर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर, लोग और हाउस होल्ड का खर्च। एक हाउस होल्ड का खर्च, सिंपली बताऊं तो हाउस होल्ड का भाई एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, लोगों का और हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कितना है। जैसे मान लो फूड क्लॉथ्स, फूड है, क्लॉथ्स हैं, जो डेली नीड्स हैं, आपकी मोबाइल है, ये आपका डेली एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज सी। इसको सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है इसको। ठीक है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का कितना खर्च है। जैसे एग्जांपल आपको बताओगे, रोड्स पे गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, स्कूल्स पे कितना खर्च किया, हॉस्पिटल्स पे गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया। दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज जी।
दिस इज जी। उसके बाद आपका आता है आई, इन्वेस्टमेंट। आई इज योर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कितनी मशीन्स गवर्नमेंट ने लगवाई, कितनी फैक्ट्रीज मशीन जो है गवर्नमेंट ने बनाई, कितनी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने बनाई जो आपकी इन्वेस्ट हो रही है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। इसको GDCF भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ना, इसको मैं GDCF भी बोल सकता हूँ, GDCF भी बोल सकता हूँ इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकता हूँ इसको, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है? दिस इज सिंपली नेट एक्सपोर्ट्स कितने आपके हो रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं आपके, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इसमें भी ध्यान रखना, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो जीडीपी इंक्रीज होएगा। ठीक है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट अगर ज्यादा है तो जीडीपी घटेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो सी हमारे पास 100 है, जी हमारे पास जो है 50 लगा दिया गवर्नमेंट ने, इन्वेस्टमेंट 30 हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 है, और नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम जो है 20 है, तो आपका जीडीपी कितना आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। जीडीपी आपका आ गया 200 इस मेथड से। किस मेथड से? इसमें। और याद रखिएगा, वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय दिस मेथड, वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय दिस मेथड। इस मेथड से जो जीडीपी हमें मिलता है वह मार्केट प्राइस मिलता है बाय दिस मेथड। कैसे कैसे है, क्या क्या मेथड है, क्या मेथड है ये? सी प्लस जी, सी प्लस जी प्लस आई, यानी एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखा जाता है? एक्सपेंडिचर देखा जाता है, हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये है हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये है इन्वेस्टमेंट कितनी की है, और ये है नेट एक्सपोर्ट्स आपका। ठीक है, तो दिस इज जीडीपी कैलकुलेशन बाई एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर इनकम मेथड। दूसरा है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो है आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हुई, क्या प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हुई। इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हुई, प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हुई, दिस इज योर इनकम मेथड। जैसे नेशनल इनकम, इसमें जो फॉर्मूला बनता है इसका, दैट इज सीई प्लस सीएफसी प्लस ओएस प्लस एमआई, ये ध्यान रखिएगा। अभी सारी टर्म्स आपको बताऊंगा। सीई क्या है? सीई हियर इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, दैट इज सैलरी प्लस वेजेस, सैलरी प्लस वेजेस, ये आ गया आपका कंपनसेशन टू प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। सीएफसी क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, CFC is consumption of fixed capital, फिक्स्ड कैपिटल की कंजम्पशन, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है भाई, जिसमें आपके क्या आ जाती है? डेप्रिसिएशन। समझते हो डेप्रिसिएशन?
डेप्रिसिएशन, कोई मशीन पुरानी हो गई भाई, ठीक है, उसकी पुरानी होने की कास्ट, कितना लॉस उससे हो रहा है, मशीन पुराने होने की कास्ट, पुराने होने की कास्ट, मशीन पुराने होने की कास्ट, ठीक है। आपका जो है ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस को कहा जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाएगा इसको। ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें क्या क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, रेंट आ जाता है, प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, तीन चीजें आ जाती हैं इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में, ठीक है, ओएस जो है आपका। और लास्ट आपका आता है एमआई, एमआई इज योर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम विच इज इक्वल टू सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम, दिस इज मिक्स्ड इनकम, ठीक है। जैसे शॉपकीपर, फार्मर वगैरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फार्मर एटसेट्रा, ठीक है। आप इन सभी इनकम को ऐड करो, जब इन सब इनकम्स को ऐड करोगे ना तो आपको क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो सिंपल आइडिया इसमें ये है, सिंपली आपको बताऊं तो इसमें क्या किया जाएगा, सभी इनकम्स को ऐड किया जाएगा, सबकी इनकम को ऐड किया जाएगा, सबकी इनकम को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम मिलता है भाई, नेशनल इनकम मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। दिस इज आल्सो द वे टू कैलकुलेट अ जीडीपी, जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा मेथड ये भी है भाई, ये कैलकुलेट करने का जीडीपी के लिए, ठीक है। थर्ड मेथड है आपका, थर्ड मेथड जो है दैट इज प्रोडक्ट मेथड कहते हैं इसको, जीडीपी कैलकुलेशन का, या इसको आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, या फिर जनरली इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हर स्टेज पर जो है वैल्यू एडेड निकाला जाता है, हर स्टेज पर, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज पर जो है क्या किया जाता है, वैल्यू, हर स्टेज पर वैल्यू एडेड निकाला जाता है, कितनी वैल्यू ऐड हुई, वैल्यू एडेड निकाला जाता है, वैल्यू एडेड निकाला जाता है हर स्टेज पर, याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कोई एजेंट है हमारे पास मान लो, ठीक है, उसके बाद इनपुट कास्ट क्या होगी, आउटपुट कास्ट क्या होगी, और वैल्यू एडेड क्या रहेगा, कितनी वैल्यू ऐड हुई, वैल्यू एडेड क्या हुआ। मान लीजिए हमारे पास कोई फार्मर है, अभी उसने ग्रो किया है कुछ, कोई चीज, ठीक है, ग्रो कर रहा है वो, तो यहाँ पे जीरो होगा, जो इनपुट कास्ट है वो जीरो है अभी। आउटपुट कास्ट अब उसने ग्रो करके बेचा तो क्या आ गया, 100 आउटपुट कास्ट आ गई। तो वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडेड निकालने का जो तरीका है वो है वो आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कास्ट माइनस इनपुट। तो यह है 100, 100 माइनस जीरो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 100। तो वैल्यू एडेड कितनी हो गई इसकी, 100 आ गई। इसी तरह से हम देखते हैं कोई बेकर होगा, बेकर, उसके पास मान लो अब वहां पे जो है फ्लोर पहुंच गया, आटा पहुंच गया उसके पास, फार्मर ने वहां से उगाया, गेहूं उगाया वगैरह वगैरह, तो उसके पास अब आटा पहुंच गया इसके पास, इसके पास बेकर के पास 100 रुपीज की इसकी हम इनपुट कास्ट लगा लेते हैं, और आउटपुट कास्ट इसकी 200 लगाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, 200 माइनस 100, दैट इज वैल्यू एडेड यहाँ कितनी हुई, 100। बात समझ आ रही है। अब जो होटल है, होटल वाले के पास जब रोटी बन गई पहुंच गई, तो 200 इसकी इनपुट कास्ट, 300 इसकी आउटपुट, 300 माइनस 200 इक्वल टू वैल्यू एडेड कितनी हो गई, 100। अब टोटल वैल्यू एडेड भाई कितनी आ गई, टोटल वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड, या जिसको हम कहते हैं ग्रॉस, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए भी कहते हैं इसको, जीवीए, जीवीए, या ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी इसके पास, अब 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल आ गई 300, टोटल क्या आ गई 300।
बात समझ में आ रही है? इसको यानी हर स्टेज पर जो प्रोडक्ट की है, वो वैल्यू कितनी बढ़ी। इसमें क्या है वैल्यू एडेड में सिंपल आपने देखना क्या है, सिंपल इसमें ये देखते हैं कि हर स्टेज पर जो है प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ी। वैल्यू एडेड देखा जाता है, वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। जैसे फार्मर ने व्हीट उगाया तो इनपुट कॉस्ट 0 थी, आउटपुट कॉस्ट 100 आ गई। अब 100 माइनस 0 100 आ गया। अब वैल्यू एडेड फार्मर के लिए कितनी हो गई? 100 हो गई भाई, ठीक है। इस तरह से बेकर टू, बेकर फार्मर से व्हीट जो है 100 में खरीदता है। जब 100 में वो खरीदा वो, तो आउटपुट उसको कितना 200 में आगे बेच रहा है, तो 200 माइनस 100 कितना आ गया? 100 उसका आ गया भाई, 200 माइनस 100। तो वैल्यू एडेड बेकर की कितनी वैल्यू हो गई? 100। वैल्यू एडेड उसके लिए कितनी हो गई? 100। इसी तरह से यानी बेकर ने वैल्यू ऐड कितनी की? 100 की। अब स्टेज थी जब होटल होटल बेकर से ब्रेड जब 200 में लेता है, बेकर से ब्रेड जो है 200 में उसने लिया, ठीक है। बेकर ने जो है ब्रेड कितने होटल वाले ने लिया? 200 का लिया। तो आउटपुट वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी? आउटपुट उसने कहा 300 का, ठीक है। तो 300 माइनस 200 कितना आ गया? 100। तो वैल्यू एडेड होटल वाले की भी कितनी हो गई? 100 आ गई। तो फाइनल आ गया 300। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, अब यहाँ वैल्यू एडेड क्यों निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए है वैल्यू एडेड कि डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है। डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है भाई, यहाँ डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे 100 प्लस 200 प्लस 300 तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम वीट की वैल्यू यहाँ पे बार बार काउंट हो जाएगी, सेम वीट की वैल्यू भी काउंट हो जाएगी, ब्रेड की वैल्यू फिर से काउंट हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। अलबत्ता क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम वीट की वैल्यू क्या हो रही है? बार बार काउंट हो रही है। तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो है वैल्यू एडेड मेथड यूज किया है। तो याद रखिएगा, इनपुट क्या होता है? जो खरीदता है। इनपुट क्या है? जो खरीद रहा है, खरीदने वाला इनपुट है जो खरीद रहा है। आउटपुट क्या है? जो बेच रहा है, जो बेच रहा है, बेचना। आउटपुट जो बेचा, जो बेचा है आगे वो आउटपुट है। आउटपुट जो बेचा भाई आगे। और वैल्यू एडेड, बस वैल्यू एडेड तो वही है, वैल्यू एडेड आउटपुट माइनस इनपुट। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल मेथड। थर्ड वन प्रोडक्ट मेथड। अब एक और मेथड आता है, दैट इज रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी। रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी है भाई। नेक्स्ट है आपकी, हम सीखेंगे रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी। रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। देखिए रिवाइज्ड मेथड में क्या किया जाता है, पहले 2015 तक जो है ना, 2015 तक, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं, पहले सीएसओ जो है, सीएसओ कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सीएसओ जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। सीएसओ कहते हैं इसको शॉर्ट में, सीएसओ। ये जीडीपी कैलकुलेट करता था भाई, ये जीडीपी कैलकुलेट करता था। कौन? सीएसओ जीडीपी कैलकुलेट करता था पहले, ठीक है। तो अब ये अलग अलग मेथड्स रिवाइज होते रहे बार बार, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट भी जीडीपी कैलकुलेट सके। अब 2019 में क्या हुआ? 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ, एनएसएसओ मर्ज हो गए। एनएसएसओ क्या होता है? आपको पता होगा एनएसएसओ के बारे में, आप जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल, ये सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये मर्ज हो गए। और इन्होंने बना दिया, दोनों ने मर्ज होके क्या, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। इन दोनों ने मर्ज होके, इन दोनों ने सीएसओ और एनएसएसओ ने मर्ज, जब ये दोनों हो गए 2019 में, तो मर्ज होके इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया जिसका नाम था एनएसओ। क्या नाम है? एनएसओ, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसएसओ और सीएसओ जो है आपस में मर्ज होके 2019 में बना है। और ये किसके अंडर आता है? एनएसओ जो है ये अंडर आता है, अंडर मॉस्पी। मॉस्पी समझते हो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
इम्प्लीमेंटेशन इसके अंडर ही आता है भाई, बात समझ में आई, इसके अंडर आता है। अब इसमें रिविजन्स क्या किए इन्होंने, इंपॉर्टेंट रिविजन्स हम इसमें देखते हैं। रिवाइज क्या किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट रिविजन्स जो हुई है, क्या क्या हुआ है। तो रिविजन्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिविजन ये हुई है, पहले बेस ईयर जो हुआ करता था, पहले जो बेस ईयर हुआ करता था वो 2004 से 2004-5 हुआ करता था। बेस ईयर क्या था, 2004-5। फिर इसको चेंज हुआ था 2011 से 12, 2011-12 चेंज हुआ था, 2011-12 चेंज हुआ था। तो अब सबसे पहले समझो बेस ईयर क्या होता है भाई। बेस ईयर मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस ईयर को स्टैंडर्ड ईयर मानकर कंपैरिजन किया जाता है, यानी बेस ईयर वो होता है, इसको स्टैंडर्ड ईयर, इसको स्टैंडर्ड ईयर मानकर कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। यानी ऐसा ईयर जिस ईयर को स्टैंडर्ड ईयर मानकर कंपैरिजन किया जाता है उसको हम कहते हैं प्राइसेस का। भाई प्राइसेस का, किसका कंपैरिजन किया जाता है, प्राइसेस का कंपैरिजन किया जाता है। इस ईयर में क्या प्राइस है और इस ईयर में क्या प्राइस चल रही थी, 26 में क्या थी तो 2004-5 में क्या थी, 2011-12 में क्या थी। तो पहले 2004 था, फिर 2011-12 हुआ, फिर 2011-12 हुआ, ठीक है। ये शिफ्ट हुआ था 2004 से 2005। तो यहाँ पे जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे ही हो रहा था कैलकुलेट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ही जो है कैलकुलेट हो रहा था। 11-12 में भी प्राइस ईयर जो यही लिया था, जब ये बेस ईयर लिया था, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ही कैलकुलेट हो रहा था। बात समझ रही। दूसरा, इन्होंने क्या रिवीजन की, इन्होंने रिवीजन की जीडीपी को जो है फैक्टर कॉस्ट अप टू, याद रखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हुआ करता था कैलकुलेट अप टू 2015। 2015 तक मैं बोलूं तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट हुआ करता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना शुरू किया आफ्टर 2015। ये चेंज हुआ, ये रिवीजन हुई आफ्टर 2015। जीडीपी को जो है फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर को प्रोडक्शन मिल फैक्टर को मिलने वाली इनकम किसकी कौन सी होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, याद है। तो ये है ना, याद है नहीं है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होता है, जीडीपी और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट में गुड्स की फाइनल प्राइस भाई, टैक्सेस ऐड होते हैं, सब्सिडीज माइनस होती हैं, ये आप पढ़ भी चुके हो, फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो जीवीए एट फैक्टर कास्ट क्या है, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब देखिए और क्या चेंज किया इन्होंने, जीवीए जो है तीसरी चेंज इन्होंने की, जीवीए ये भी फैक्टर कास्ट पे हुआ करता था कैलकुलेट आफ्टर अप टू 2015, ये भी रिवीजन हुई है। और इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया, एट प्रेजेंट जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये भी बेस प्राइस पे हुआ करता है अब कैलकुलेट आफ्टर 2015, ठीक है। और याद रखिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है इसको सेक्टोरल एनालिसिस के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडिड जो मेथड है ना जीडीपी कैलकुलेशन का, ये सेक्टोरल एनालिसिस के लिए, अलग अलग सेक्टर का एनालिसिस करना हो तो सेक्टोरल एनालिसिस के लिए, सेक्टोरल एनालिसिस के लिए बेस्ट मेथड अगर पूछ ले आपसे, बताइए भाई सेक्टोरल एनालिसिस के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, जीडीपी है, जीडीपी मेथड कौन सा है बेस्ट मेथड रहेगा सेक्टोरल के लिए, प्रोडक्ट मेथड रहेगा, इनकम मेथड रहेगा, एक्सपेंडिचर मेथड रहेगा, या वैल्यू एडेड, आप ये बोलोगे वैल्यू एडेड मेथड जो है ये बेस्ट मेथड रहेगा सेक्टोरल एनालिसिस के लिए। बात समझ आ रही है। ये है इस तरह से कुछ चीजें। अब कुछ और कंसेप्ट हम देखते हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट हैं जो मैं उनको ऐसे कर लूंगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़े से हम, जिनको आप मिससेलेनियस कंसेप्ट भी कहते हो, एक्स्ट्रा कंसेप्ट कुछ पढ़ लेते हैं हम। जैसे पर्सनल इनकम क्या होती है आपकी, व्हाट इज पर्सनल इनकम, यहाँ तक था आपका जीडीपी की कैलकुलेशन भाई। पर्सनल इनकम क्या होती है, ठीक है। अब पर्सनल इनकम होती है हाउस होल्ड को एक्चुअली रिसीव होने वाली इनकम, इनकम दैट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, इनकम दैट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स, ऐसी इनकम जो हाउस होल्ड्स रिसीव करते हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल आपको दी जाएगी। जैसे पहले इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पर्सनल इनकम, पीआई भी कहेंगे इसको शॉर्ट में।
इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड है नेशनल इनकम। कितनी है नेशनल इनकम? माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उनको माइनस किया जाएगा, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस या प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? बस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, इनको ऐड किया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट में आपकी आ जाती है जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह, वो सारे ट्रांसफर पेमेंट्स में आते हैं। तो ये है पर्सनल इनकम निकालने का तरीका। नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे आप कॉर्पोरेट टैक्स को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, नेट इंटरेस्ट को, लेकिन प्लस कर देंगे इसमें ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट में आ गई आपकी पेंशन, कोई स्कॉलरशिप एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी ट्रांसफर पेमेंट में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। भाई याद रखिएगा, ये वो इनकम जो हाउस होल्ड्स के पास स्पेंड करने के लिए बची रहे, वो इनकम शॉप में बताऊंगा, वो इनकम जो हाउस होल्ड्स के पास स्पेंड करने के लिए बची रहे, स्पेंड करने के लिए बची रहे भाई, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने के लिए पीडीआई कहते हैं इसको शॉर्ट में, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। इसको निकाला जाता है पर्सनल इनकम कितनी है भाई, आपकी ऊपर जो निकाला पर्सनल इनकम कितनी है, माइनस टैक्स पेमेंट, कितनी टैक्स पेमेंट कर दी आपने, प्लस नॉन टैक्स पेमेंट, तो जो बचा वो आपके पास नेट डिस्पोजेबल, वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रह जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट होता है पोटेंशियल जीडीपी। एक टर्म और आती है पोटेंशियल जीडीपी। इन टर्म्स को ध्यान से देखना भाई, कभी कभी छोटी छोटी टर्म्स हैं, पूछ लेता है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है भाई? याद रखिए, इकोनॉमी जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इन्फ्लेशन बढ़ाए बिना कर सकती है, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी। इकोनॉमी जो है, या आप ऐसे कह सकते हो, इंग्लिश में लिख लें अगर हम इसको थोड़ा सा, ताकि कहीं डेफिनेशन भी पूछ ले तो आपको पता चल जाए। इट इज द लेवल, इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट, ये लेवल ऑफ आउटपुट है दैट एन इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी जो है प्रोड्यूस कर सकती है, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे प्रोड्यूस? विदाउट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी, विदाउट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इन्फ्लेट नहीं करना है भाई, समझ रहे हो? यानी इकोनॉमी जितना, मैं शॉर्ट में बताऊं, इकोनॉमी जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन इन्फ्लेशन बढ़ाए बिना कर सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ाए बिना कर सकती है, वो है पोटेंशियल जीडीपी। कितना पोटेंशियल जीडीपी क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है कितना प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन को बढ़ाना नहीं है, इन्फ्लेशन को बढ़ाए बिना, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करते हुए, महंगाई को अपने कंट्रोल में रख के कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, यानी अगर फैक्ट्रीज और वर्कर्स फुल एफिशिएंट है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो पोटेंशियल जीडीपी है। समझ रहे हो? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन, अगर महंगाई पूरी कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, तो जो आउटपुट मिलेगा भाई, वर्क और फैक्ट्रीज आपकी, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में हो, फैक्ट्रीज और मशीन वर्कर जो है फुल एफिशिएंट हो,
तो भाई प्रोग्रेस पूरी मिलेगी ना आपको, आउटपुट पूरा मिलेगा, फुल एफिशिएंट हूँ। तो उस वक़्त जो आउटपुट मिलेगा ना भाई आपको, उस वक़्त जो आउटपुट मिलेगा, वही तो आपकी पोटेंशियल जीडीपी है, वही तो आपकी पोटेंशियल जीडीपी है। बात समझ आई पोटेंशियल जीडीपी क्या है? तो एक्चुअल जीडीपी और इसमें ध्यान रखना ये डिफरेंस होता है। पोटेंशियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हो, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल जीडीपी कम है, याद रखिएगा, तो इकोनॉमी स्लो चल रही होती है। क्या होता है, अगर एक्चुअल जीडीपी ज्यादा है तो इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, अगर एक्चुअल जीडीपी ज्यादा हो जाए ना तो इन्फ्लेशन का क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया भाई बेस ईयर क्या होता है, ये चीजें आपने सीखी। स्टैंडर्ड कंपैरिजन ईयर होता है, बेस ईयर क्या होता है ये भी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंपैरिजन ईयर होता है, स्टैंडर्ड कंपैरिजन है, और जिस ईयर से हम प्राइसेस को फिर क्या कंपेयर करते हैं, जीडीएमपी, मार्केट प्राइस पर जीवीए, ये सारी चीजें आपने सीखी भाई। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इसको हम रखते हैं, इसके बाद हम अ, शुरू करेंगे नेक्स्ट। आपकी कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो मिससेलेनियस एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर आ जाएंगे, इनको भी हम देखेंगे। फिर आ जाएगा आपका डेवलपमेंट और उसकी मेजर्स, फिर आ जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो इम्पोर्टेंट है भाई, इन्फ्लेशन आपका बहुत, इन्फ्लेशन में से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एक आध क्वेश्चन इन्फ्लेशन से पूछा जाता है। इन्फ्लेशन को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, इन्फ्लेशन को। तो चलिए बहरहाल देखते हैं, आपका बहुत कुछ सीखने को इसमें, मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। यहाँ मैं कोशिश करूँगा, बजट है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँ जितना मैं पूरी कोशिश करूँगा इंडियन इकोनॉमी आपको जो है बेस्ट से बेस्ट वे में प्रोवाइड कर सकूँ भाई, जितना कंटेंट बेस्ट हो सके वो बेस्ट ही प्रोवाइड किया जाए आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।